नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। बहुत सारे मुद्दे हैं सर देश में। एक तो बिहार इलेक्शन है, अब उसमें भी खबर ये आ रही है कि पहले हफ्ते में चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंच जाएगी और अभी जो है कोई अचानक से ऐसी शायद जल्दी हो गई। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद पता नहीं बिहार में ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ये सारी चीजें चलने लगी हैं। ये भी बताया जाना शुरू हो गया है कि कैसे 300-400 कितनी बटालियन लगा करके जो है वो चुनाव कराया जाएगा। फिर खबर चला दी जा रही है, कहीं से सूत्र बताने लग जा रहे हैं कि 2 ही 3 चरण में चुनाव करा लिया जाएगा। अमित शाह साहब सीमांचल के दौरे कर ही रहे हैं। वो घुसपैठिए से बाहर वो निकलना ही नहीं चाहते हैं, उसी पर केंद्रित हैं। उधर अमित शाह साहब घुसपैठिया निपटा रहे हैं और इधर जो है सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो जाते हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि जो देश का गृह मंत्री है वो बिहार में जाके घुसपैठिया ढूंढ रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में यूथ जो है वो रोजगार के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहा है। उस पे गृह मंत्री साहब चुप है, उस पे प्रधानमंत्री चुप है। जो प्रधानमंत्री हर भाषण में युवाओं को लेकर के लंबी चौड़ी बातें किया करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं देश का भविष्य, देश का भविष्य, और फिर ऐसे बनाएंगे युवा वैसे बनाएंगे युवा बताते रहते हैं। वो इन सारी चीजों पे चुप है। वो आजकल पैसा बांटने के खेल में लगे हैं। नाम है मुख्यमंत्री योजना और पैसा बांट रहे प्रधानमंत्री जी। 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं को दे आए। प्रियंका गांधी पहुंच गई, लगे हाथ, वो घेर ली। वो कह रही भैया सब चुनाव की बदौलत तुमको पैसा दे रहे हैं, पैसा तुम ले लो लेकिन वोट अपने भविष्य के हिसाब से देना। एक नया जो है वो जुगाड़ बताया है महिलाओं को। तो बिहार से लेके देश में अलग अलग तमाम मुद्दे हैं। इधर 30 तारीख भी आ गई है सर। एसआईआर के बाद, वोट चोरी के मामले के बाद सूची भी फाइनल प्रकाशित होने जा रही है। बहुत सारी बातचीत है। शुरुआत बिहार से ही कर लेते हैं सर। जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से 10,000 रुपए बांटे गए, प्रियंका गांधी सीधे कह रही कि तो वोट खरीदने की बात है, उसके बाद तुमको कोई पूछे उछेगा नहीं। अब तुम पैसा ले लो लेकिन वोट बिहार के हिसाब से करो, अपने बच्चों को देख करके करो। और रही सही कसर एक लाइन और बोल के पूरी कर दी। वो कह रही हैं कि आपके पति बाहर और आप घर में अकेली। पूरा इमोशनल कार्ड उन्होंने वहां खेल दिया है। तो अब जो एक तरफ इमोशनल कार्ड है, एक तरफ इमोशनल ड्रामा जो मोदी जी करते हैं। तो इमोशनल ड्रामा बनाम इमोशनल कार्ड जो है, ये लड़ाई बिहार में चुनावी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। कतई ये ना समझ लिया जाए कि मैं किसी कहीं आंदोलन करवाना चाहता हूं, युद्ध कराना चाहता हूं टाइप। तो इसलिए मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया। तो ये जो चुनावी लड़ाई है सर, वो कितना दिलचस्प होगी। एक तरफ सियासी बातचीत ऐसी, एक तरफ ऐसी भावनात्मक अपील और दूसरी तरफ भावनात्मक ड्रामे। जय संविधान। नहीं नहीं, आप डिस्क्लेमर देते रहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको निशाने में लेगी तो उसके बाद ये डिस्क्लेमर भी काम नहीं आएगा। 3-4 साल के बाद कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं कोई दोष नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, असली मुद्दा जो प्रियंका जी ने कहा वो अधूरी बात करी। प्रियंका जी को यह भी बताना चाहिए था, और अब ये उत्तरदायित्व तो आ गया है तेजस्वी यादव पे और मुकेश सहनी पे, कि वो ये बताएं कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था। दिल्ली और महाराष्ट्र में वादा किया गया था 2,500 रुपए देंगे, और महाराष्ट्र में बांट भी दिया गया था पैसा, आपको पता ही है। और आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में बाद में कहा गया नहीं नहीं आपने पूरा नियम नहीं पढ़ा है, आपकी वही नहीं थी, एलिजिबिलिटी नहीं थी, अब आप पैसा वापस कीजिए वरना आपके खिलाफ एफआईआर लिखाई जाएगी। अच्छा, लोगों ने, बेचारों ने जाके पैसा वापस कर दिया, लेकिन इलेक्शन हो चुका था, देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, अब करते रहिए। दिल्ली के अंदर वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, और जो झुग्गी थी उनके यहां जाके कैरम बोर्ड खेला था और चेस खेला था, बच्चों को टॉफियां बांटी थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वहां दिल्ली में झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी, बंगला भाषी लोगों को भगाया गया। और जितने भी ये लोग भगाए गए उसमें 40% लोग बिहार के हैं। तो देखिए, अगर आपको, अच्छा एक और चीज राम प्रकाश जी बताइए, ये जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं कौन दे रहा है? ये हम दे रहे हैं, ये देश की जनता दे रही है। देश की जनता से जो जीएसटी वसूला गया है अनधिकृत रूप से, और पेट्रोल डीजल पे पैसा लिया गया है, आप अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? अगर नीतीश कुमार अपनी जेब से दे दें तो भी समझ में आता है कि घूस दे रहे हैं भाई। मोदी जी अपनी जेब से दें तो भी समझ में आता है घूस दे रहे हैं भाई। लेकिन ये घूस जो है ये तो हमारे ही भाई, टैक्सी का पैसा तो है जो आप बांट रहे हैं। विदेश से लोन उठाते हैं, जब से मोदी जी आए 4 गुने लोन हो गए, जीडीपी गिर गई है।
तो आप लोन उठा के लोगों को बांट रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि अब चुनाव वोट चोरी पकड़ी गई है, वोट चोरी पे जनता जागृत हो गई है। कहीं नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कहीं लग रहे हैं ये जो आपके परीक्षा प्रणाली में चोरी हो रही है उसके बारे में। तो पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है, लद्दाख लेह में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। और आज मेरे पास सुबह जोधपुर से 4-5 फोन आ गए, वो कहते हैं हम धन्य हो गए कि हमारे यहाँ एक महात्मा गांधी को बंद कर दिया उठा के, बिना पंखे के और बिना उसके, जिस आदमी ने देश का नाम रोशन किया। तो देखिए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है जिस प्रकार से निर्भीक भाषण दे रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक फिजा बन गई है कि जैसे मुसलमानों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो हम हिंदू भी इससे परेशान हैं, हमको इससे खुशी नहीं हो रही है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा है, हमको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पंजाब के अंदर का सिख भाई परेशान है, उनकी जमीन पानी में बह के चली गई है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे पहाड़ी भाई बहनों को परेशानी हो रही है, और कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई बहनों को परेशानी हो रही है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वेदना तो हमको भी है, कष्ट तो हमको भी है, लेकिन आप उन सब चीजों में बात ही नहीं कर रहे। आप पंजाब नहीं जा रहे, आप हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे, आप बिहार बार बार जा रहे हैं। अरे यार, इस समय 10,000 रुपए आप राम प्रकाश जी खुद बताइए, अगर इस समय ये 4 स्टेट जो विभीषिका से झेल के निकली हैं बाहर, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, अगर यहाँ की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए होते तो कम से कम 3-4 महीने उनकी खाना पीने का व्यवस्था तो हो जाती। उनको पैसा नहीं देने के बजाय आप जो है रिस्पेक्टिव पैसा दे रहे हैं और इलेक्शन के बाद वसूल लेंगे। ये जो वसूली की बात है सर, जो अभी दूसरे स्टेट में जैसे ये तो सब में हुआ, किसान सम्मान निधि, राशन का जो हश्र किया गया राशन को लेकर के जिस तरीके से आई, क्या वसूली होगी राशन के लिए भी, तो ये तो सारी चीजों में रहा है। उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं समझते हैं तो इसके लिए सरकार क्या करे? सरकार को तो भाई किसी तरीके से वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, वो सारे हथकंडे अपनाती है। आपका पैसा आप ही से जबरन वसूलते हैं और फिर पीठ ठोक करके, सीना ठोक करके जाकर के कहते हैं कि हम आपको अब ये पैसा दे रहे हैं। 10,000 रुपए देने की उन्होंने बात कही, हालांकि ये तो लोन है, ये तो पहले से ही लोन है, वो बता नहीं रहे, वो अलग बात है। अब ऐसे में, ऐसे हालात में, जो मैं महिला वाला एंगल की बात कर रहा था, प्रियंका गांधी जो जा करके वहां पिन कर रही हैं, उसका क्या असर होगा? क्योंकि वो तो महिलाओं से सीधे कह रही भाई आपके पति बाहर, आप यहाँ अकेले। 20 साल से ये सरकार क्या कर रही थी? 20 साल से आपको पैसा क्यों नहीं दे रही थी? आज जब इनकी हालत पतली हो गई तब आपको ये पैसा दे करके वोट खरीदने की बात कर रहे हैं सीधे तौर पर। अच्छा राम प्रकाश जी बताइए, लोन देना कोई एहसान है क्या? आपको पता है जब कोविड हुआ था और पूरे विश्व के सभी देशों ने कुछ न कुछ अपने देशवासियों के लिए सहायता दी थी, और यहां तक कि अमेरिका ने $1,500 पर मंथ हर अपने देशवासी के अकाउंट में सीधे भेजे थे। उस समय हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोन दे देंगे। अरे यार, वैसे ही धंधा नहीं चल रहा, पुराने ही लोन वापस नहीं कर रहे तो नए लोन का क्या करेंगे हम? भाई चाहिए क्या था बिहार को? बिहार को ये चाहिए था कि वहां पे जिस प्रकार से शुगर मिल्स कितनी बंद हो गई, कितनी बिक गई, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, वो लगाते। अब आप लोन देने से क्या इसमें फायदा हो जाएगा? भाई अगर कोई मुझसे आज कहता है कि यार लोन ले लो, मैं यार लोन लेके करूंगा क्या? इंटरेस्ट कहां से भरूंगा? उसे कमाऊंगा कैसे? अगर 10% का इंटरेस्ट होगा, जब तक मैं 15% नहीं कमाऊंगा तो 10% लोन का इंटरेस्ट देने के बाद 5% नहीं कमाऊंगा तो फायदा क्या? मैं वाई शुड आई टेक लोन? तो हर आदमी को अगर आप इस प्रकार से 10,000 का लोन दे देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? जिनसे आपको लगेगा कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, उनको आप वसूली नहीं करेंगे, जैसे इन्होंने कौन सी एक स्कीम चलाई थी, और उसके बाद जो बाकी आपको लगेगा इन्होंने वोट नहीं किया, जिस गांव से वोट नहीं मिला, उनके पैसे वसूल लेंगे, उन पे उनके कुड़की कर देंगे, उनके घर बार के बर्तन नीलाम कर देंगे आप। तो देखिए यही जो भेद है। अब देखिए, आपको एक और खबर मिली होगी, कुंदरकी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव में, पिछले 4 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 30,000 से 50,000 वोट से जीतता था, क्योंकि वह 70% जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान है। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट 1,25,000 वोट से जीता। वहां भी यही हुआ, बंदूकों से लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, लोगों के वोटर आईडी कार्ड छीन लिए गए, लोगों के आधार कार्ड छीन लिए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया। हिंदुओं की संख्या अचानक 30% बढ़ गई, मुसलमानों की संख्या 40% गिर गई।
तो यही बिहार के अंदर करने की चेष्टा है। तो देखिए, असली जो अब डेवलपमेंट हो सकता है, जो प्रियंका ने कहा, इसको और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि अगर आप बिहार के अंदर 50 इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लगा दें, आप ऑयल रिफाइनरी लगा दें, चलिए हमारे मथुरा के अंदर आपने देखा है रिफाइनरी है। भाई रिफाइनरी जब लगती है तो यही तो नहीं है कि कुछ लोगों को वहां नौकरी मिलती है, ट्रांसपोर्टर्स वहां आते हैं, वहां होटल होते हैं, वहां रेस्टोरेंट होते हैं, ठहरने की व्यवस्था होती है, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे, इंडस्ट्री तो आप पुरानी बंद कर रहे हैं। कभी कह देते हैं कि आऊंगा तो इसी शुगर मिल की चाय पीऊंगा, उसके बाद शुगर मिल बिक जाती है। तो आईटी हब क्यों नहीं बना देते आप वहां पे? तो इस आप वहां हिसाब से पे तो सर बिहार को भी वो विकसित बिहार बना चुके हैं, फुल फुल पेज के ऐड आ चुके हैं कि विकसित बिहार। तो यार मिल की सड़कें, तरीके से बिहार का क्या हाल होगा फिर? सड़कें थोड़ी विकसित होती हैं यार, सड़कों से थोड़ी विकास होता है केवल। आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कें बना दी ना चौड़ी चौड़ी, सारे पहाड़ ढह गए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अब दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या किया है, जो दिल्ली के अंदर के विलेजेस हैं उनको डिमोलिशन नोटिस दे दिया है। अरे यार, आप गांवों को बनाते क्यों नहीं है स्मार्ट विलेजेस? आप विदेश जाइए राम प्रकाश जी, जितने सुंदर आपको शहर दिखाई पड़ेंगे उतने ही सुंदर गांव दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल वही फैसिलिटी, उसी प्रकार की क्लीनिनेस, उसी प्रकार के बड़े बड़े फार्म हाउसेज, उसी प्रकार से बड़े बड़े मकान, शुद्धता, शुद्ध हवा, सब कुछ शुद्ध। क्यों? अरे यार, आप केवल अगर स्मार्ट सिटीज बनाओगे, वो भी नहीं बनाओगे, स्मार्ट सिटी का कौन बना दिया? एक स्मार्ट सिटी बना दीजिए जिसमें बरसात के दिनों में पानी जो है 3-3 फुट ना भरता हो, सारे जो अंडर पासेज हैं उनके अंदर डूबने की व्यवस्था ना होती हो, जहां पे बीमारियां ना फैलती हो। कौन सा स्मार्ट सिटी बना दिया? स्मार्ट सिटी बना नहीं रहे, वो रोड बना देते हैं चौड़ी चौड़ी सीमेंटेड। उससे क्या होता है कि पानी का रिसाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल जो पानी जमीन के नीचे जाता था वो बंद हो जाता है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उससे क्या है, पूरे धंधे उद्योग चौपट हो जाते हैं। आप दिल्ली तो से ये मुंबई आपने हाईवे बना दिया, अरे हाईवे बना दिया, 9 घंटे में आप मुंबई तो पहुंच जाओगे। लाखों लोग जिनको रोजगार मिलता था रास्ते में, उनके रोजगार खत्म हो गए। तो ये जो सर विकसित, अभी जो चीनी मिल का उदाहरण लिया सर, जो मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि अब जब विकसित बिहार कहा जा रहा है, तो क्या मान लिया जाए कि अब बिहार भी बिकने के लिए तैयार हो गया, सौदेबाजी तय, और उसी का पहला नमूना था 1 रुपए में जमीन दिया जाना? नहीं नहीं, वो तो है ही, वो स्वतः स्पष्ट है, स्वतः स्पष्ट है। आप ये बताइए, आपने 1 रुपए में जमीन क्यों दी? पावर स्टेशन के लिए। जैसे आपने झारखंड के अंदर किया था, गोड्डा के अंदर आपने जमीन दे दी अडानी साहब को, और अडानी साहब को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का रिकॉग्निशन दे दिया। आप आनंद जी पता चला, राम प्रकाश जी पता चलाइएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती क्या है? नोएडा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्साइज डिपार्टमेंट एक बड़ी बड़ी बाउंड्री बना के एरिया को स्पेसिफाई कर देता है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन है। अच्छा, उसके अंदर जो भी इंपोर्टेड मशीनरी आती है उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। अच्छा, उसके बाद जो वहां से एक्सपोर्ट होता है, वो मानी बात है, एक्सपोर्ट को आपको बढ़ाना है, आपका रुपया मजबूत होता है तो आप एक्सपोर्ट पे, और इसलिए आप इंपोर्ट ड्यूटी पे बेनिफिट देते हैं कि एक्सपोर्ट पे आपको बढ़ेगा। आज तक किसी पावर स्टेशन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का दर्जा नहीं दिया गया है। पहला प्रोजेक्ट है गोड्डा के अंदर, झारखंड के अंदर, जो अडानी साहब को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट देख के इंपोर्टेड मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मशीन सस्ती हो गई, पावर सस्ती हो गई। लेकिन बांग्लादेश से जब समझौता किया गया तो ज्यादा दाम पे समझौता हो गया। अब बांग्लादेश की सरकार भी उसी चक्कर में गिर गई। फायदा किसको हुआ? अडानी जी को हुआ, अडानी पावर को हुआ, अडानी ग्रीन एनर्जी को हुआ। नुकसान किसको हुआ? झारखंड की जनता के जमीन छीनी गई, झारखंड के जनता के पेड़ काटे गए, उन्हें नौकरी भी नहीं मिली, वो भी सारे गुजराती आके वहां पे बैठ गए। तो इसी प्रकार से ये बिहार के अंदर हुआ है। फिर कह रहे हैं साहब हम जनता को फायदा देंगे, पावर सब्सिडाइज देंगे। अरे जो तुम पावर सब्सिडाइज दोगे वो तो सरकार देगी। अडानी जी को 6 रुपए 75 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली का दाम दोगे तो अडानी जी की तो मस्ती आ गई। अडानी जी की मस्ती आ गई तो मोदी जी की मस्ती आ गई। वो 15-20 हजार करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा, कहीं इधर उधर के रूट से आ जाएगा, उसको इलेक्शन में दारू में और मुर्गे में खर्च कर दोगे और इलेक्शन जीतने का प्रयास करोगे।
ये जनता को समझना चाहिए। ये समझना चाहिए निश्चित तौर पे। और जब 1 रुपए में जमीन दी जा रही है, इसका मतलब जो विकसित बिहार का सपना दिखाया गया, विकसित बिहार बताया गया, वो इसीलिए बताया गया कि बस बिहार में जो कुछ होना था वो हो गया, अब जो कुछ भी करेंगे वो हमारे साहब करेंगे। अब हमारे साहब की एंट्री हमने करा दी 1050 एकड़ जमीन देकर के 1 रुपए में, अब बाकी हमारे साहब देख लेंगे, अब तुम लोग मौज करो। और रही सही कसर जो है वो 4 मजदूर ट्रेनें हम तुम्हें दे ही रहे हैं, जिनको ना समझ में आए या जिन पर जो है हमारे साहब की कृपा न बरसे, वो मजदूर ट्रेन पकड़ो और निकलो इधर से, आओ उधर गुजरात, पंजाब और अलग अलग राज्यों में आकर के मजदूरी करो। तो ये कॉन्सेप्ट एक तैयार कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब इसको कहा जाए तो मोदी जी का मेगा प्लान जो है वो तैयार हो गया है, वो अब बिहार को लेके। खैर, हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, सोनम वांगचुक पे आ जाते हैं। सर, ये जो प्रोटेस्ट हैं लगातार हम देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे थे बेरोजगारी के अगेंस्ट में, और फिर उसके बाद लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हम देखते हैं पूर्ण राज्य से लेकर के। और मामला लेकिन रोजगार का वहां भी है, नौकरियों का वहां भी मुद्दा था। केवल लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे देने के लिए ही वो आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे आंदोलन में आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जो है उसको कैसे देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण कदम है ये, देश के लिहाज से भी, सरकार के लिहाज से भी, और सत्तारूढ़ दल के हिसाब से, सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से? देखिए, 2 शब्दों में कहा जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल दिमाग के ऊपर नाश इनके हावी हो गया है। आप पढ़िए, जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं और न्यूज एजेंसीज हैं, सबने पूरी तरह से भर्त्सना की है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की। हमारे देश की छवि पूरे विश्व के अंदर क्या हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप पहले टैरिफ लगाता है सबसे ज्यादा भारतवर्ष पे, फिर फार्मास्यूटिकल पे लगा देता है, फिर H1B वीजा पे का लगा देता है, फिर एक 78 साल की एक महिला को जो 30 साल से अमेरिका में रह रही है, उसको बेड़ियों में बंद करके, बांध के अपने प्लेन से हिंदुस्तान भेज देता है, डिपोर्ट कर देता है। इतनी भी हमारे देश के अंदर गैरत नहीं है कि उस कम से कम सम्मानित वयोवृद्ध महिला को इज्जत से अपने देश वापस ले आती। पूरे देश के अंदर हमारी छवि खराब हो रही है, बट हु केयर्स? नेतान्याहू साहब जो यूएनए में बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो एक आदमी सामने पूरे हॉल के अंदर नहीं होता है, हॉल खाली हो जाता है, एवरीबॉडी वॉक्स आउट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूएनए में बोलते समय कि आई वांट टू स्पीक फ्रॉम टेलीप्रॉम्प्टर। मैं टेलीप्रॉम्प्टर से इसलिए नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने वाले का आदमी का हाल क्या हो रहा है। इसके बावजूद चुनाव आयोग बेशर्मी पे उतारू है। वहां पे चुनाव आयोग के खुद के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक आदमी के जहां 2-2 वोटर लिस्ट पे नाम है, उन्हें वोट देने का, इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया। पहले आदमी गांव में वोट देता है, फिर शहर में वोट देता है, गांव शहर में वोट देता है, फिर गांव में वोट देता है। हजारों नाम ऐसे आपने जोड़ दिए, घटा दिए। हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट वोट देने वाला तो ठीक सर, चुनाव लड़ने वाले के 2-2 हैं और फिर भी चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। कोर्ट निर्देश दे रहा है, उसके बाद भी वो कंसीडर करने को तैयार नहीं है। यही मामला SIR में भी हुआ, पर कोर्ट ने नहीं भाई, कोर्ट ना कुछ कर पाई और कह चुनाव रहा आयोग का हूं, कुछ हुआ नहीं। अगर आप एक जगह जहां 25,000 वोट पड़ते हैं, वहां 5,000 वोट डबल वोटर्स के डाल देंगे, तो इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन लड़ने की वाली बात तो चलिए जो है सो है, वोटर ही अगर 2-2 वोट डालेगी, यही तो कहा जा रहा है ना कि गुजरात के लोग पहले गुजरात में वोट डालते हैं, उसके बाद नाम कटा के बिहार में रजिस्टर हो जाते हैं और उनका मकान नंबर 0 हो जाता है। वो बीजेपी के वहां रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बड़े नेता होते हैं, भिकू भाई या क्या उनका नाम है। तो इस प्रकार से वोट जो है वोटर शिफ्ट होते हैं। तो अगर ये परिस्थिति बन रही है, 2 लाख रुपए का दंड लगा रहा है अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, ये दंड कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। भाई चुनाव नहीं, आयोग तो चुनाव हमारे ही आयोग कहाँ पैसे, से देगा? क्या चुनाव, हाँ वही मैं पूछने जा चुका, क्या हमारा पैसा जो, है ना हाँ भाई। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होता, मैं कहता सालों को जेल में बंद करो यार, कोड़े लगाओ इन्हें, चक्की पिसवाओ इनसे, आटा पिसवाओ, बड़े अपने को अधिकारी बनते हैं। हमारे देश के बिल्कुल वही मसीह साहब ने जो किया था चंडीगढ़ के अंदर, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हुआ। मैंने एक आदमी 2 वोटर है और उसके आपकी संज्ञान में आ गया तो भी आप उसको काटने के लिए तैयार रही है, बल्कि कोर्ट जा रहे हैं कि साहब इनको एग्जम्प्ट कर दीजिए, इनको लड़ने दीजिए। मतलब हद कर दी। तो इनको जेल भेजना चाहिए।
ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूरे विश्व के अंदर जो राहुल गांधी ने कहा अनंत सीट के बारे में, वो सारा का सारा पूरा इंटरनेशनल मीडिया इज सपोर्टिंग राहुल गांधी। आपको ये भी पता होगा राहुल गांधी 4 विदेश कंट्रीज में बुलाए गए हैं और वो जा रहे हैं। मतलब जो काम मोदी जी को करना चाहिए, मोदी जी को तो कोई बुला नहीं रहा, वो तो युगांडा और पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं छोटे छोटे देशों में, और वो महान सांप आप के डांस होते हैं उनके लिए। विकसित देशों ने राहुल गांधी को बुलाया है बिकॉज एवरीबडी सीज कि भाई भारत के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, दरअसल वो मोदी जी को से कहीं भी कंसर्न नहीं करती है, जुड़ती नहीं है। उनने वो तो क्लियर कह ही चुके हैं, बार बार ऐलान हो रहा है कि हमें संविधान बदलना है, हमें कानून बदलने हैं, हमें नियम बदलने हैं, ये सब हमें मंजूर नहीं। हो तो कह ही रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं 400 सीटें जनता ने नहीं दी है, जनता की गलती नहीं तो आज तक संविधान बदल करके नया संविधान देश में लागू कर दिया गया होता, और फिर तब देखते कि कैसे बात करते हैं और तब देखते कि कैसे सोनम वांगचुक जो है वो प्रदर्शन करते और करवाते। खैर सर, अब उनको जिस तरीके से खलनायक बनाया गया है, इनोवेटर से, और जो है वो सीधे प्रोवोकेटर बना दिए गए, तो वो तो देश देख ही रहा है। एक और चीज है, हम जब चुनाव आयोग की बात कर रहे थे सर, चलते चलाते जरा चुनाव आयोग की भी बात कर लें। चुनाव आयोग का ये जो रवैया है भाई, न्यायपालिका को तो दरकिनार कर दिया उसने साफ तौर पे। जिस तरीके से कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने नहीं मानी कोई भी बात, चाहे वो उम्मीदवारों के संबंध में हो, कहीं पर चुनावी धांधली की बात हो, या फिर एसआईआर में हमने जो कुछ देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिए उसको चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। अब ऐसे में राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष, वोट चोरी उठा करके भी उस मुद्दे को घर घर तक पहुंचा करके भी क्या ही कर लेंगे, चुनाव आयोग तो अपना ही काम करेगा। नहीं देखिए, आपने जो एक सेंटेंस बोला पहले मैं उस पर टिप्पणी कर देता हूं। आपने कहा कि सोनम वांगचुक को इन्होंने विलेन बना दिया। विलेन नहीं बनाया, हीरो बना दिया। आज के तारीख में सोनम वांगचुक को अगर पूरे विश्व के अंदर अभी तक 1 करोड़ लोग जानते थे, अब 10 करोड़ लोग जान गए। आपको देखा होगा एक्स के अंदर ट्रेंड हो रहा है, रिलीज सोनम वांगचुक, लाखों करोड़ों पूरे विश्व के अंदर लोग। आपने देखा जो आपके अजय अंजुम साहब हैं, भाई ठीक है, अच्छे पत्रकार हैं, फेमस पत्रकार हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब से उन्होंने रहस्य का उद्घाटन बिहार के अंदर किया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। आज के तारीख में अजय अंजुम के खिलाफत करने का कोई भी जो रियल मायने का पत्रकार है वो विरोध नहीं कर सकता। आनंद वर्धन सिंह ने पब्लिक इंडिया में उसके बारे में 40-45 पत्रकारों को बुला के मैराथन डिस्कशन किया, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ी। भाई यही संघर्ष का ही समय तो होता है, संघर्ष का समय ही तो होता है जब आदमी जीरो से हीरो बनता है। तो मुझे तो अफसोस हुआ करता था अपने जीवन में कि यार महात्मा गांधी का आंदोलन मैंने नहीं देखा, जयप्रकाश का आंदोलन देखा, चलिए मकसद प्राप्त कर लिया। अब मुझे लग रहा है बुढ़ापे के पहले एक चांस मिल गया है अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। तो ये मैं नहीं मानता हूं। देखिए चुनाव आयोग क्या, वो तो उसकी मजबूरी है कि बेईमानी को अंतिम अंजाम तक, लास्ट मोमेंट तक पहुंचाए, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचाएगा और ईमानदारी से चुनाव हो जाएंगे और चुनाव जब ये हारेंगे उसके बाद इनका क्या हश्र होगा। मोदी जी और अमित शाह साहब तो चलिए बड़े नेता हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का क्या होगा। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को जो अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिली है उसको बचाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से जिता दें। तो वो तो ठीक है, लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि उनका क्या होगा, तो उनको भी कहीं युगांडा रवांडा कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनके लिए भी व्यवस्था कर ही दी जाएगी। जब इस स्तर पे अगर वो भक्ति में लीन रहेंगे तो कभी ना कभी तो उनके भगवान प्रसन्न होंगे ना, और कहीं तो व्यवस्था करेंगे। आप सनातन में आस्था रखते हैं, सनातन को जानते भी हैं, तो अब भगवान जो है भक्त से कब तक रूठा रहेगा, कभी तो व्यवस्था कर ही देगा। भले ही उसकी कीमत भारत देश का लोकतंत्र हो, लोकतंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कोशिश तो हो ही रही है। अब कितना पहुंचाया जा पाएगा, नहीं पहुंचाया जा पाएगा, वो बात की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।